हेलो एवरीवन। सोशल साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, और टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह टॉपिक राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित है, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या परिप्रेक्ष्य है वो यूरोप है। जैसा कि इतिहास में राष्ट्रवाद का जब उदय की बात आती है तो हम भारत के संदर्भ में भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा करते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में ना होकर यह टॉपिक यूरोप के संदर्भ में है। और पाठ का नाम है, टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद के विषय में जानना होगा, राष्ट्रवाद को समझना होगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र से राष्ट्रवाद बना है, और राष्ट्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में नेशन कहलाता है। नेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड नेशियो से निकला है या नेटस से निकला है, जिसका अर्थ होता है नस्ल, रेश अथवा जाति। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र एक ऐसा लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक नस्ल से संबंध रखता है या फिर एक जाति से संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोगों का ऐसा समूह जिसमें किसी एक संस्कृति या एक जाति या संप्रदाय के आधार पर एकजुट रहने की भावना का पैदा होना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्र जो शब्द है इसकी उत्पत्ति, जैसा कि मैंने बताया, कि नेशियो शब्द से निकली है, और उसी राष्ट्र से फिर आगे राष्ट्रवाद बना है, अर्थात इसको हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्र को मूर्त रूप देने के लिए, राष्ट्र को एक मूर्त रूप देने के लिए एक भावना, अमूर्त भावना काम करती है, और वह भावना है राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये राष्ट्रवाद जो है एक भाव है, एक भावना है, एक सेंटिमेंट है, जिसके आधार पर लोगों में एकजुट रहने की कह सकते हैं कि एकजुट रहने की भावना का विकास होता है, और लोग एकजुट रहने के लिए एक देश के रूप में रहने के लिए, साथ साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये राष्ट्रवाद है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व काम करते हैं, और वो तत्व जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जाति हो सकती है कि लोग एक समान जाति के लोग हैं, वो उनके मन में एक फीलिंग आ जाए कि हमें तो एकजुट रहना है और हमें एक अलग देश बनाना चाहिए। इसके लिए फिर संघर्ष शुरू होता है, और संघर्ष बढ़ते बढ़ते जब उस लेवल पर पहुंच जाता है कि लैंड ऑफ डिवीजन तक बात आ जाती है, तो फिर हमने देखा है कि कई बार विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब कोई किसी देश के टुकड़े भी हो गए, उसका विभाजन भी हो गया, तो उसके पीछे संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना काम करती है, और एक विशाल राष्ट्रवाद की भावना गौण हो जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में ना तो एक जाति है, ना एक ही धर्म के लोग रहते हैं, और ना ही एक जैसी संस्कृति है, बल्कि यह विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुभाषी लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में अगर हम राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ें या राष्ट्रवाद की परिभाषा को बताएं, तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि लोगों का ऐसा समूह जिसने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एकजुट रहने का फैसला कर लिया है, निर्णय कर लिया है, और जो देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण है, देश प्रेम की भावना से भरे हुए हैं, वह राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, लव फॉर नेशन, स्पिरिट ऑफ लव फॉर नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म,
अर्थात राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रेम भावना, देश के लिए बलिदान देने की भावना, देश के लिए त्याग की भावना, देश को मजबूत करने की भावना, देश को सुदृढ़ करने की भावना, देश के विकास के लिए सोचना, ये सब राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आइए अब हम इस राष्ट्रवाद के साथ ही आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में पहला क्वेश्चन है इसमें कि निरंकुशवाद का क्या अर्थ है, और निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद और निरंकुशवाद, ये इन दोनों में संबंध है भी और संबंध नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हिटलर के बारे में बात करेंगे तो हिटलर ने भी राष्ट्रवाद की भावना पर सवार होकर, राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार होकर निरंकुशवाद स्थापित किया और अपने विरोधियों को दबाया, अपने विरोधियों का दमन किया। तो वो जो हिटलर की जो का राष्ट्रवाद जो था, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की एक तरह से भावना थी, एक उग्र राष्ट्रवाद था। तो उग्र राष्ट्रवाद भी दो तरह का हो सकता है, एक उदार राष्ट्रवाद और एक उग्र राष्ट्रवाद। उदार राष्ट्रवाद में किसी भी जातीय समूह या किसी भी संप्रदाय के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं होता, घृणा का भाव नहीं होता, और सभी लोगों को अपना मानना, उन्हें अपना समझना, ये उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोगों की इस तरह की सोच होती है, और वो एकता, समरसता, बंधुत्व में विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उग्र राष्ट्रवाद है, उस उग्र राष्ट्रवाद में हम ये देखने को मिलता है कि कई बार एक जो डोमिनेंट समूह है, या जिसका शासन में, प्रशासन में एक तरह से जो वर्चस्व है या प्रभुत्व है, वह अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी घोषित कर देता है, और फिर उसके लिए वह गैर कानूनी, अनैतिक हथकंडों का भी सहारा लेता है और अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास करता है, उन्हें कुचलने का प्रयास करता है, जैसा कि हिटलर ने किया, इटली में मुसोलिनी ने किया, और दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं, उदाहरण हैं, जहां पर तानाशाह हुए, निरंकुश हुए हैं, निरंकुश तानाशाह हुए हैं। तो जो निरंकुशवाद है वह क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, और यह अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है। ठीक है, यानी कि जो निरंकुशवाद है, ये भी एक शासन का रूप है। शासन के कई रूप होते हैं, जैसे राजतंत्र है ना, कुलीन तंत्र, सैनिक तंत्र, उसी तरह से फिर लोकतंत्र, और फिर निरंकुश तंत्र, निरंकुशवाद या तानाशाही शासन प्रणाली। तो निरंकुशवाद भी एक तरह की शासन प्रणाली, एक शासन व्यवस्था है, जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जो सत्ता में बैठा हुआ सत्ताधीश है, या जो राजा भी हो सकता है वो, या फिर चुना हुआ प्रतिनिधि भी हो सकता है, वो सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता, वो निरंकुश हो जाता है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, और वो अपनी मनमानी करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को, मनमानी वाली शासन व्यवस्था को हम निरंकुशवाद कहते हैं। यह सरकार जो कि निरंकुश सरकार होती है, यह सरकार केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। ये सारी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार के हाथ में होती हैं, एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती हैं सारी शक्तियां, और यह सैन्य बल पर आधारित होती है, यानी कि मिलिट्री पावर, डंडे से शासन चलाया जाता है, और जो शासन का विरोध करता है उसको दबा दिया जाता है, उसे सप्रेस, उसे कुचल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और यहाँ तक कि उसे मृत्यु के घाट भी उतार दिया जाता है। और ये सरकार दमनकारी होती है, क्योंकि लोगों को मारना, उनका विरोधियों का दमन करना सरकार के दमनकारी स्वरूप को दिखाता है।
तो बहुत ही सिंपल सा है कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, सीधी सी बात है। और यह एक ऐसी सरकार है जो केंद्रीकृत होती है, अत्यंत केंद्रीकृत, यानी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, है ना, और सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ही हो सकती हैं। यह सरकार सैन्य बल पर आधारित है, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया जाता है विरोधियों को दबाने के लिए, और जब ये मिलिट्री पावर का विरोध करती का इस्तेमाल करती है तो इस तरह से ये एक दमनकारी सरकार भी होती है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन इसमें, कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? कल्पना दर्श का मतलब होता है कल्पना आदर्श, एक ऐसा आदर्श जो काल्पनिक है, जिसकी हमने कल्पना की है, यूटोपिया, इसको अंग्रेजी में हम यूटोपिया कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही अच्छी होती है देखने में, सुनने में, लेकिन उसको मूर्त रूप में या उसे वास्तव में हम लागू नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति को कल्पना कहा जाता है, कल्पना आदर्श कहा जाता है। ठीक है, तो कल्पना आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना अर्थात उसका वास्तव में होना लगभग असंभव है। ठीक है, वो सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह समाज होता नहीं है। ऐसे समाज को हम कल्पना आदर्श कह सकते हैं या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन करो। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, जैसे कि 9th में भी ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इतिहास के एक चैप्टर है 1789 की फ्रांस की क्रांति। और उस क्रांति के बाद फ्रांस में कुछ चेंज आए थे, कुछ बदलाव आए थे। तो उनमें से कोई 2 बदलाव पूछ रहा है, कोई 2 बदलावों का वर्णन करो। तो नंबर 1, प्रभुसत्ता या प्रभुत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई थी, यानी कि चुनाव, इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अब प्रभुत्ता या जो सॉवरेंटी थी या फिर जो सरकार थी उसका गठन करना था। ठीक है, पहले फ्रांस में राजतंत्र था, और राजतंत्र भी निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें लुई 16वां के का शासन था। और लुई 16वां एक निरंकुश शासक था और जो मनमानी कर रहा था और लोगों का दमन कर रहा था, लोगों को उसने कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए थे। ठीक है, और इस तरह से लोग नाराज हुए, लोगों में क्रोध व्याप्त, रोष व्याप्त हो गया, और उन्होंने फ्रांसीसी राजा को अर्थात लुई 16वां के शासन को उखाड़ फेंका, और लुई 16वां को भी क्रांतिकारियों ने या आंदोलनकारियों ने पकड़ करके जो है फांसी पर लटका दिया, जिलोटिन। ठीक है, जिलोटिन से उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से तो नंबर 1 बदलाव तो ये हुआ कि अब राजतंत्र के स्थान पर नागरिकों की सरकार स्थापित हो गई, नंबर 1। नंबर 2, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन किया गया और वे ही इसकी नीतियां तय करते थे, करने लगे। ठीक है, यानी कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन किया गया, यानी जो पहला पुराना फ्रांस था उस फ्रांस को के रूप को बदला गया, परिवर्तित किया गया और एक उसे राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, पहले जो फ्रांस था उसमें शक्ति का केंद्र जो था वो इस तरह से फ्रांस की राजधानी में ही था, और उसके साथ साथ जो कुछ और दूसरे क्षेत्र लगते थे उनके भी शासक हुआ करते थे जो फ्रांस के लुई 16वां के अधीन थे। लेकिन रेडिकल्स ने, क्रांतिकारियों ने, या फिर जिनको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों ने पूरे फ्रांस को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कार्य किया, और उन्होंने इस तरह से राष्ट्र का गठन किया, और फिर वही उस राष्ट्र के लिए नीति निर्माता बने, वही जो है नीतियां तय करने लगे।
दो बड़ी बातें, यानी कि निरंकुशवाद खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया और लोगों की सरकार स्थापित हो गई। और अब सरकार, अब जो नीतियां थी वो भी लोगों के प्रतिनिधि ही बनाने लगे। ये दो बड़ी बात है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह उत्पन्न हुए या अस्तित्व में आए। ठीक है, कौन से दो समूह अस्तित्व में आए। औद्योगिकरण के बाद हम देखते हैं कि वहां पर श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति थे वो अस्तित्व में आए। कौन से नए वर्ग, एक तो श्रमिक वर्ग आया। उद्योग लगने के बाद उद्योग के लिए क्या चाहिए, उद्योग के लिए जो है चार महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। पहला है भूमि होनी चाहिए, दूसरा है पूंजी होनी चाहिए, तीसरा है उद्यमी होना चाहिए, यानी कि जिसमें जो उद्योग लगाना चाहे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर उद्योग लगाने का साहस हो, क्षमता हो, और चौथा है कि पूंजी होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, यानी कि श्रमिक, मजदूर। उद्योग में काम कौन करेंगे, मजदूर करेंगे। तो श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए, मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया और उद्योगपति अस्तित्व में आए। तो तीन तरह के वर्ग जो है औद्योगिकरण के बाद यूरोप में एक नए सामाजिक समूह के रूप में उत्पन्न हुए या कह सकते हैं कि विकसित हुए। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन है उदारवाद का क्या अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवाद वाला, और ये आगे लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। इसको अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं, और लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लिबर्टी से बना है, और लिबर्टी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, LIBER, लिबर, और जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, अर्थात स्वतंत्र, आजाद। तो उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद यानी लिबरेशन। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानूनों के समक्ष बराबरी। ठीक है, उदारवाद यानी लिबरेशन या लिबरलिज्म। मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी या कानून के समक्ष समानता। यही लिबरलिज्म है। और आसान शब्दों में कह सकते हैं कि उदारवाद का अर्थ आजादी है, एक ऐसा विचार है। उदारवाद क्या है, विचार है। जैसे राष्ट्रवाद एक विचार है, राष्ट्रवाद में देश के लिए प्रेम की भावना वाला विचार, ठीक है, देश के लिए बलिदान देने वाला विचार, देश के लिए देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाला विचार राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ऐसे ही उदारवाद भी एक विचार है, एक ऐसा विचार जो व्यक्ति की आजादी का समर्थन करता है, उदारवाद कहलाता है। बहुत सिंपल। सो लिबरलिज्म इज एन आइडिया और इज ए थॉट दैट सपोर्ट्स द लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो व्यक्ति की आजादी में विश्वास करता है, ये ऐसा विचार जो व्यक्ति को आजाद छोड़ने में विश्वास करता है, व्यक्ति को आजाद छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बंधन नहीं होने चाहिए, और बंधन भी हो तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। उसे पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे काम धंधा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे कोई व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, और अगर ये सब मिलेगा तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति को आजादी होगी, व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी। तो उदारवाद का अर्थ है ऐसा विचार या ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी का पक्षधर है या कानून के समक्ष बराबरी का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। देखिए, यह भी उदारवाद से संबंधित क्वेश्चन है। उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में मुख्य मांग क्या थी 19वीं शताब्दी में। ये वह दौर है जब औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, औद्योगिकरण चल रहा था यूरोप में, और औद्योगिकरण जो है वो यूरोप में ही शुरू हुआ है, इंग्लैंड से शुरू हुआ है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस
में उस औद्योगिकरण के दौर में उदारवाद की क्या मांग थी आर्थिक क्षेत्र में, कि आर्थिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए। उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, यानी कि स्वतंत्रता चाह रहा था आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, तो उदारवाद डिमांडेड फॉर लिबरेशन इन इकोनॉमिक मैटर्स। उसने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजारों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और वस्तुओं का और पूंजी का आवागमन बेरोक टोक होना चाहिए, यानी कोई व्यापारी कहीं भी जाकर के अपना माल खरीद सके, बेच सके और कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी पूंजी लगा सके, वहां पर अपना काम धंधा कर सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा आजादी की मांग कर रहा था उदारवाद 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्क संघ का क्या मुख्य कार्य, क्या लिखो। शुल्क संघ, इसको हम जालवेरिन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जालवेरिन किसे कहते हैं, तो जालवेरिन एक शुल्क संघ था। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन आएगा आगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुल्क संघ का मुख्य कार्य क्या था। शुल्क संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। नंबर 1, यानी कि जो अवरोध थे, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी कि शुल्क के रूप में जो रुकावटें थी, व्यापार के रास्ते में जो रुकावटें थी, उन रुकावटों को दूर कर दिया। ठीक है, नंबर 1। जो नंबर 2, मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। फ्रांस में उस समय और यूरोप में यूरोप के दूसरे देशों में भी 30 तरह की मुद्राएं प्रचलन में थी। 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज वर इन यू कैन से कि प्रोसेस और वर्किंग, और जिनका इस्तेमाल लोग करते थे। अलग अलग तरह की मुद्राएं होती थी, व्यापारियों को भी उससे काफ़ी दिक्कतें होती थी, लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती थी। तो फिर जब वहाँ पर आर्थिक सुधार हुए, तो आर्थिक सुधार होने के बाद शुल्क संघ बनाया गया, और उस शुल्क संघ ने सबसे पहले क्या किया कि शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, और शुल्क ये मुद्राओं की जो संख्या 30 थी उसे घटाकर 2 कर दिया, यानी कि 2 तरह की ही मुद्रा होगी, और अब जो दूसरी मुद्राएं चल रही हैं उन्हें समाप्त कर दिया। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था, यानी कि अब पूरे फ्रांस में 2 तरह की मुद्राएं ही चलेंगी। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। समाज में अगर हम समाज को देखें तो समाज में 2 तरह के विचार होते हैं। एक वो विचार जो परंपराओं के समर्थक होते हैं, जो परंपराओं का समर्थन करते हैं, और एक ऐसा विचार जो नएपन का, आधुनिकता का समर्थन करता है, एडवांसमेंट का, मॉडर्निटी का सपोर्ट करता है। ऐसे 2 विचार होते हैं। रूढ़िवादी विचार परंपराओं का और यथास्थिति का, स्टेटस को जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। अर्थात वह कोई बदलाव नहीं चाहता, कोई परिवर्तन नहीं चाहता। हर प्रकार के परिवर्तन का रूढ़िवादी विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक विचार के लोग होते हैं, जिनको हम प्रगतिशील कहते हैं, है ना, तो प्रगतिशील जो लोग होते हैं वो आधुनिकता में विश्वास करते हैं, और वो चाहते हैं कि बदलाव होने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, अच्छे परिवर्तन समाज में होते रहने चाहिए, इसका वो समर्थन करते हैं। तो इसमें जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या मांग कर रहे थे और वो क्या बनाए रखना चाहते थे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उदारवाद जो है पनप रहा था, उदारवाद को काफ़ी समर्थन मिल रहा था, और उदारवाद की वजह से स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता जैसी चीज़ें उभर कर आ रही थी, और इन सब चीज़ों ने, स्वतंत्रता के विचार ने, समानता के विचार ने, भाईचारे बंधुत्व के विचार ने रूढ़िवादियों को काफ़ी परेशान किया।
ठीक है। और आजादी के बाद जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों से ये रूढ़िवादी काफी नाराज थे और वो चाहते थे नंबर एक, राजतंत्र कायम रहना चाहिए, नंबर दो, चर्च बना रहना चाहिए, चर्च की सत्ता बनी रहनी चाहिए, सामाजिक ऊंच नीच जो है वो बना रहना चाहिए, ठीक है, और संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के ये पक्ष में थे। तो रूढ़िवादी राजतंत्र को बनाए रखने के पक्ष में थे, चर्च को बनाए रखने के पक्ष में थे, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखने के पक्ष में थे, ठीक है, और संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। देखिए यहां पर फ्रांस में क्रांति के बाद जो बदलाव आ रहे हैं, पहले नंबर एक, राजतंत्र को समाप्त किया गया, लुई 16वां की हत्या की गई, उसे फांसी पर लटका करके, और नागरिकों या जनता के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने सत्ता हासिल अपने हाथ में ले ली, जो आंदोलनकारी थे, रेडिकल्स थे, ठीक है। चर्च का भी उन्होंने जो है इतना, चर्च को भी जो आधुनिकवादी थे या जो ये कह सकते हैं कि आंदोलनकारी थे, चर्च को भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सामाजिक ऊंच नीच का जो भाव था फ्रांस में, फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट यानी कि जो प्रथम जो एक तरह से जो ग्रुप था या समूह था, उसमें कुलीन तंत्र था, पादरी लोग थे, कुलीन लोग थे दूसरे वर्ग में, और पादरी लोग थे, और तीसरे वर्ग में जो था वो मजदूर, किसान और दूसरे मध्यम वर्ग के लोग, व्यापारी सभी शामिल थे। और वहां पर बहुत ज्यादा सामाजिक ऊंच नीच का भाव था। ऊपर के जो दो जो वर्ग थे वो अपने आप को उच्च मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, और जो नीचे का जो तबका था, थर्ड स्टेट जो था, तीसरा वर्ग था, उन्हें वो अपने से नीचा मानते थे, उन्हें अपने से कमतर मानते थे, उन्हें अपने आप से घटिया मानते थे, इंफीरियर मानते थे। लेकिन फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद इस ऊंच नीच की दीवार को भी ढहाया गया, इसे भी खत्म किया गया। फ्रांस की क्रांति के 3 महत्वपूर्ण स्लोगन थे, 3 महत्वपूर्ण जो नारे थे। पहला था स्वतंत्रता, आजादी, नंबर दूसरा था समानता, इक्वलिटी, और तीसरा था फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, भाईचारा। ये तीन चीजें आंदोलनकारी फ्रांस में कायम करना चाहते थे, क्योंकि तीनों चीजें नहीं थी। ना तो वहां स्वतंत्रता थी, आजादी भी नहीं थी, ना वहां समानता थी, क्योंकि वहां ऊंच नीच का भेदभाव था, और तीसरा वहां भाईचारा ही नहीं था। तो इसलिए आंदोलनकारी वहां सामाजिक ऊंच नीच को समाप्त करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादी जो थे वो इन सब चीजों से काफी नाराज थे, परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि राजतंत्र भी जाए, वो नहीं चाहते थे कि चर्च की सत्ता कमजोर हो, वो नहीं चाहते थे कि सामाजिक ऊंच नीच का जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, वो खत्म हो। वो नहीं चाहते थे कि जो परिवार और संपत्ति की जो व्यवस्था है कि वो परिवार रख सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, ये भी बनी रहे, ऐसा वो चाहते थे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि रूढ़िवादी यथास्थिति को बनाकर रखना चाहते थे और किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि भाई कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था? कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली, सबसे ऊपर कुलीन वर्ग था, उसके ऊपर नीचे नंबर दूसरे नंबर पर पादरी, यानी कि जो समाज था वो ट्रायंगल शेप में था, है ना, वो एक पिरामिड के रूप शेप में था। पिरामिड के शेप में सबसे ऊपर जो था वो कुलीन वर्ग था, और दूसरे नंबर पर चर्च, पादरी, और तीसरे नंबर पर जो था वो मजदूर वर्ग था, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग। तो कुलीन वर्ग यूरोप में महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था? नंबर एक, कुलीन वर्ग यूरोप में महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर एक, इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे।
जो क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर व्याप्त थी। ठीक है, और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, यानी कि प्रॉपर्टी होल्डर थे। सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास थी, कुलीन वर्ग के पास। कुलीन वर्ग और चर्च, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जा रखा था। और जो किसान थे वो तो दास थे, बेचारे दास के रूप में काम करते थे खेतों में, और सारी जो फसल आती थी वो बड़े जमींदार लेते थे, और बड़े जमींदारों के माध्यम से वो चर्च तक और कुलीन वर्ग तक पहुंचती थी। तो ये कारण था कि ये जो है आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, और जहां जो लोग आर्थिक संपन्न होते हैं वही राजनीतिक व्यवस्था को भी चलाते हैं। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत में भी बिजनेसमैन जो है वो एक तरह से देश के शासन में उनका पूरा एक तरह से प्रभाव होता है, असर होता है, और नीतियां कई बार उन पूंजीपतियों के फेवर में बनती हैं, पक्ष में बनती हैं, और पूरी व्यवस्था को अगर इनडायरेक्टली अगर चला रहा है तो वो एक पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास पूंजी है, जिसके पास संपत्ति है। तो इसलिए जहां भी जिसके पास संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, धन होगी, दौलत होगी, समृद्धि होगी, उनका राजनीति में भी, शासन प्रशासन में पूरा उनका प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और ये फिर आपस में जुड़े हुए थे, साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। ठीक है, और ये एक दूसरे से किसी तरह से बंधे, एक तरह से कह सकते हैं विभाजित नहीं थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि एकजुट थे लोग आपस में। तो इनमें आपस में एकजुटता थी, नंबर एक, एकता थी, और दूसरे सभी प्रकार की जो संपत्ति थी या जायदाद थी, ग्रामीण क्षेत्रों में सारी जायदाद इनके पास थी, शहरी क्षेत्रों में पास बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े महल इनके पास थे। और इस तरह से कुलीन वर्ग यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। जीसीपी मैक्सिनी ने किन दो भूमिगत संगठनों की स्थापना करी? देखिए, जीसीपी मैक्सिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जब भी हम यूरोप के बारे में बात करेंगे, फ्रांस के बारे में बात करेंगे, तो फ्रांस में भी जब हम बात करते हैं इटली की, तो इटली फ्रांस के साथ लगता हुआ है इटली, और यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है और अभी भी है। और वहाँ इटली का एकीकरण जो श्रेय जाता है वो जीसीपी मैक्सिनी को जाता है ना। और दो और लोग हैं, गैरिबाल्डी और काबूर, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जिस तरह से जीसीपी मैक्सिनी ने इटली में राष्ट्रवाद की भावना को उभारा, उस राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया लोगों के अंदर, तो उस राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कुछ कई तरह के कार्य किए होंगे, कुछ उन्होंने प्रयास किए होंगे, तभी तो लोग एकजुट हुए और इटली का एकीकरण हुआ। तो यकीनन जीसीपी मैक्सिनी ने लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों में राष्ट्रवाद का मंत्र फूंकने के लिए, राष्ट्रवाद का भावना पैदा करने के लिए दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए, जो कि अंडरग्राउंड होते थे। एक तो था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप। ये यंग इटली में इटली के युवाओं को शामिल किया गया, युवाओं का एक संगठन बनाया गया, एक टोली बनाई गई, है ना। जैसे कि आजकल एक पार्टी बना लेते हैं, तो ऐसे ही दल बना लेते हैं। तो वह उस समय भी जीसीपी मैक्सिनी ने एक दल बनाया, एक संगठन बनाया, जिसका नाम था यंग इटली, और इसकी स्थापना उसने कहा कि मार्सेई में। ठीक है, दूसरा था बर्न में यंग यूरोप नाम की संस्था बनाई। तो यंग इटली और यंग यूरोप। अगला क्वेश्चन है, कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? यूनान, ठीक है, ग्रीक, यूनान को हम ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि में। ये किससे संबंधित है? यूनान से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है,
रोमानीवाद, रोमानीवाद है ये। रोमानीवाद यानी कि रोमांटिसिज्म, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। रोमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो रोमानीवाद भी एक विचार है, जहां भी वाद लगा होता है वो विचार होता है, विचारधारा होती है। तो रोमानीवाद एक साझा नॉट साक्षा, ये साझा है, ठीक है। झंडा, यह वाला झंडा आएगा यहाँ पे, ये गलत है। साझा, ये आएगा साझा। साझा सामूहिक विरासत, ठीक है, की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बना रहा था। रोमानीवाद ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। रोमानीवाद एक संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाता है रोमानीवाद के द्वारा। तो रोमानीवाद एक सामूहिक विरासत की अनुभूति, कि भाई जो विरासत है ये हमारी सबकी साझा है, हमारा सबका जो इतिहास है वो सबका साझा है, यह भाव पैदा कर रहा था। और एक सांस्कृतिक अतीत, कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है वो भी, और उसके पास्ट में जो कल्चर रहा है वो कल्चर से हम जुड़े हुए हैं बहुत पीछे से, बहुत पहले से। तो सांस्कृतिक अतीत और एक सामूहिक विरासत, ये दो चीजों की भावना को लोगों में पैदा कर रहा था रोमानीवाद। तो ये रोमानीवाद का क्यों कर रहा था ऐसा? ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके, ठीक है। तो अगला है, जैसे राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने में बहुत सारे आंदोलनकारियों, बहुत सारे क्रांतिकारियों, बहुत सारे जैसे कि लोग बात कर सकते हैं कि चिंतकों, विचारकों का रोल भूमिका रही है। ठीक उसी तरह से रोमानीवादियों की भी ये भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भाई कैराल कुर्पिस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। कैराल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलोनेस और मर्जुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। तो यहाँ देखिए किस तरह से संगीत और नृत्य के माध्यम से कैराल कुर्पिस्की ने पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में अपना योगदान दिया, ठीक है। ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह कौन से थे? निर्जातीय समूह कौन से थे जो ब्रितानी राष्ट्र में रहते थे? ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख निर्जातीय समूह अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश थे, ठीक है। निर्जातीय मतलब होते हैं कि अलग अलग जाति के समूह। तो ब्रितानी राष्ट्र है, यानी कि जो आज का ब्रिटेन है या आज का जो इंग्लैंड है, उसमें 4 तरह के समूह पाए जाते थे और अभी भी हैं। पहला अंग्रेज, जिसको गोरे लोग, जिसको हम गोरे कहते हैं। दूसरे वेल्स, तीसरे तरह के लोग स्कॉटिश होते हैं, स्कॉट, और चौथे आयरिश। तो ये 4 तरह के समूह जो है वो ब्रितानी राष्ट्र में पाए जाते थे। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखो, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महिलाओं का योगदान। तो ये महिलाओं का जो योगदान है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो लगभग 40 मिनट्स का बन गया है। तो जो बाकी के इससे जुड़े हुए सब टॉपिक्स हैं या जो छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, वो अगले वीडियो में उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की समय पर जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।